बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की तैयारी मुकम्मल कर चुका है और पाकिस्तान के पास बावसूख इंटेलिजेंस ज़राए से मुकम्मल मालूमात और तफसीलात मौजूद है। भारत माजी में भी ऐसी कई हरकतें कर चुका है, जिसमें पठानकोट हो, उरी का वाक़या हो, जहाँ पे पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। साथ ही साथ अगर हम LOC की तरफ देखें, मुसलसल खिलाफ वर्जी तमाम मुआहदों की हो रही है, सिविलियंस कैजुअलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, नहते बेगुनाह लोग, आम आदमी, सिविलियंस शहीद हो रहे हैं और UN के मुबस्सिरीन की गाड़ी पर भी भारतीय फ़ौज ने फायरिंग की है, जिस पर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया है। इमरान खान साहब ने अफ़गान तालिबान के ग्रुप से बात की और उन्होंने ये भी कहा उस वक्त से बात करते हुए कि अफ़गानिस्तान में जो अमन को डीरेल करने वाली साजिशी कुव्वतें हैं उनके बारे में भी अफ़गानिस्तान को सोचना चाहिए। और आप सब जानते हैं कि भारत अफ़गानिस्तान में एक प्रॉक्सी बना के बैठा है ताकि वो इस खित्ते को इसी तरीके से डिस्टेबलाइज रखे। ये वो मामलात हैं जी जिन पे आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान के पास क्या डिप्लोमेटिक ऑप्शंस है, पाकिस्तान के पास कौन से सफारती सियासी फोरम्स हैं और पाकिस्तान कितने अच्छे तरीके से इन फोरम्स को इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने एक डॉसियर अभी बनाया है और ये जो यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब की तरफ से जो इंकशाफात हुए हैं वो भी पूरी दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं कि भारत किस तरीके से जंग की ख्वाहिश रखता है, इस खित्ते के अमन के रास्ते में रुकावट है और पाकिस्तान की अफवाज मुकम्मल तौर पर हर तरह की जारियत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ये बारहा ना सिर्फ कह चुका है बल्कि साबित भी कर चुका है। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है बहुत ही एमिनेंट पैनल जी, उनके सामने ये तमाम मामला रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान किस रास्ते पे जाकर भारत की जारियत का रास्ता रोक सकता है। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दिफाई तजियाकार हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। उनके साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, साबिक वज़ीर दिफा भी हैं और सेक्रेटरी दिफा भी रहे हैं। और उनके साथ मौजूद है अली सरवर नकवी साहब, साबिक सफ़ीर हैं, सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं और अभी भी रिसर्च और पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक जो मामलात हैं खित्ते के उन थिंक टैंक्स और रिसर्च के ऊपर काम करते हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं जनरल अमजद शुएब साहब आपसे करना चाहूँगी। LOC की खिलाफ वर्जी हमने बहुत सारे मुआहदे भी किए, बीच में यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़माने में ये भी तय हो गया कि जो हॉटलाइन है उसको एक्टिवेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एक तसलसल के साथ मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। आपके ख्याल में वजह क्या है इस खिलाफ वर्जी की और इंडिया करना क्या चाहता है या साबित क्या करना चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीज जो है ये मोदी की पर्सनालिटी से रिलेटेड है। अगर आप इससे पहले का देख लें, जब मोदी गवर्नमेंट में नहीं था तो वक्तन फक्तन कभी कभार कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती थी जहां आप वायलेशन देखते थे और उसका कोई जवाब भी होता होगा, लाजमन कोई ग्राउंड पे कोई ऐसी चीज नजर आई। लेकिन अब मोदी के आने के बाद तो ये एक रोजाना का एक रूटीन सी बन चुकी है और रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई वाकयात होते हैं और उसमें अगर हम मवाजना करें पहले दौर का, तो पहले दौर में कभी सिविलियन कैजुअल्टीज इस तरह नहीं हुई थी जितनी कि अब हो रही। इसका मतलब यह है कि वो जानबूझ के वो निशाना उधर लगाते हैं ताकि हुकूमत जो है वो उस पर उंगली उठे, बदनामी हो। ये तो वो है, लेकिन असल चीज ये है मोदी अपने आप को एक स्ट्रांगमैन के तौर पे अपनी कौम के सामने पेश करता है और इसी तरह वोट छोड़ लेने के लिए भी उसको ये चीज इसने मदद की। वो अपनी कौम की नफसियात समझ गए। अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ या अपने मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ कोई एक्शन करता है तो उसको बगैर किसी शर्त के तमाम मेजॉरिटी जो हिंदू मेजॉरिटी है उससे पूरी हमायत मिल जाती है और उसकी वजह से वो अपने पॉलिटिकल कैरियर को महफूज कर लेता है, उसको कोई दुश्वारी नहीं आती। अब आप देखिए कि जो भी उसने स्टेप्स लिए हैं उसने वो वापस नहीं किए इसी वजह से कि हिंदू वोटर उसका मुतमईन है। कश्मीर में किया, कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम्स बनी है, लेकिन उसके बावजूद वो उसको आर्टिकल 370 को दोबारा वापस लाने को तैयार नहीं। जो उसने सिविलियन सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट की वो भी आप देख लें, इतने मुसलमान मरवा दिए, दंगा फसाद बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसने स्टेप वापस नहीं लिए। यही काम अब वो किसानों के लिए कर रहा है। अगर वो ये स्टेप्स वापस ले तो उसका वो इमेज खत्म हो जाएगा जो वो स्ट्रॉन्गमैन इमेज अपना करता है। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत है वो आप कहते हैं इमेज और पर्सनालिटी है। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करेगा तो सारी दुनिया, सारे उसके जो वोटर्स हैं वो भूल जाएंगे जो अंदर कुछ जो कुछ हो रहा है, उस पर तनकीद खत्म हो जाएगी।
और उसको सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लोधी उसका साहब से मैं ये सही पूछना मकसद। चाहूंगी कि लोधी साहब, शुएब साहब कह रहे हैं कि उनके अंदर का जो वोटर है अपना मोदी का, या मोदी का जो सपोर्ट करने वाले वो जो उनकी दहशतगर्द एक तंजीम है, वो सारे मुतमईन हैं। दुनिया भी कभी कभी ऐसे लगता है कि आंखें बंद करके बैठी है। आप खारजा अमूर आपने बराह रास्त हुकूमत के अंदर रह के भी देखे हैं, और अब आप एनालिस्ट हैं और आप कॉलम्स भी लिखते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, और पाकिस्तान कितना इफेक्टिवली इन ऑप्शंस को यूज कर रहा है? मैं सेक्रेटरी दिफा रहा हूँ, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स नहीं। एनीवे, दो चीजें मैं और जी ऐड जी, कर दूं जो दिफा जिसकी दिफा वजह सॉरी। से वो ये हरकतें करते हैं। एक तो आप ये देखिए कि उनके जहन के ऊपर जो नफसियाती लोड है, जो दबाव है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी और मिलिट्री लीडरशिप भी, उसमें दो चीजें और शामिल कर लीजिए। एक वो जो चीन से उनको रसवाई हुई है और पाकिस्तान से जो उनको रसवाई हुई है, वो भी तो उनके ऊपर प्रेशर है। एक और बहुत बड़ा प्रेशर है, और वो है कि वो दुनिया की सुपर पावर के हलीफ हैं। और वो क्या कहता होगा अमेरिका कि यार ये क्या मुल्क है कि चीन से भी मार खा ली, पाकिस्तान से भी मार खा ली, अंदर भी इंतशार फैला हुआ है, कोई जमहूरियत नाम की चीज भी नहीं है। तो उसको ये सारा अपने आप, एक तो वो जो जन साहब कह रहे हैं कि भी अपनी वो अपना अग्रेसिव एटीट्यूड विद इन वो दिखाना चाहता है, उसके अलावा ये दो फैक्टर्स भी आप शामिल कर लें। जी पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, जो आपका मेन सवाल है। देखिए, पाकिस्तान को वही करना चाहिए जो पाकिस्तान कर रहा है। एक तो ये कि पूरा उनको एक्सपोज करे और बताए पूरी दुनिया को कि वो, और जो मालूमात हमारे पास है जिसकी बुनियाद पे वो कह रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी कह रहे हैं, और अब तो आज तो प्राइम मिनिस्टर ने फिर दोबारा कहा है कि वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बाद पाकिस्तान एक बहाना बना के, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सिंपल डेफिनेशन ये है, करे कोई और भरे कोई और। यानी कि वो कोई ऐसा ड्रामा करें जिसके लिए अपने लिए एक वो वजह बना लें पाकिस्तान पे हमला करने की। लेकिन पाकिस्तान ने इतना एक्सपोज कर दिया है कि दुनिया के सामने कि अब जो भी वो ड्रामा करेगा वो फौरन एक्सपोज हो जाएगा। तो एक तो पाकिस्तान ये बहुत अच्छा कर रहा है। इससे भी बहुत जरूरी जो है, जो अगेन मुझे यकीन है कि पाकिस्तान ने किया हुआ है, वो है ऐसा सिक्का बंद जवाब कि उनकी नस्लें याद रखें, उसकी तैयारी मुकम्मल रखें। क्योंकि होगा ये, कोई बड़ी जंग तो हो नहीं सकती, दो एटमी पावर्स हैं, लेकिन समंदर में, हवा में, जमीन पर कोई ऐसे छोटे मोटे ऑपरेशन हो सकते हैं जिनको वो ये समझे कि पाकिस्तान की सुबकी का बायस बने, या अफवाज पाकिस्तान के लिए सुबकी का बायस बने। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दे मीडिया के थ्रू और अपनी जो मुहिम के थ्रू। ये उनका वो जो है ना मतम नजर होगा, ताकि पूरी दुनिया को बताए कि हम एक बड़ी पावर हैं और ये पाकिस्तान हमारे सामने कोई चीज नहीं है। जिसका ये इम्पैक्ट होगा कि उनके ख्याल में कि मोराल गिरेगा कश्मीरियों का भी, उन हुर्रियत पसंदों का जो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, और जितनी अकलीतें हैं हिंदुस्तान में उनका भी मोराल गिरेगा। तो उसके लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है ये काम करना, लेकिन वो फंसा हुआ है बुरे तरीके से। और मैंने आपको बता दिया कि कैसे फंसा हुआ है, और पाकिस्तान को जो करना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान उनको एक्सपोज कर रहा है। नकवी साहब, एक तो जाहिर है, अब हम कहते हैं ये जो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया। अभी हाल ही में इतना बड़ा उनका एक पूरा ग्रो, एक पूरा उनकी जो स्कीम थी वो पकड़ी गई, जो EU की डिसइंफॉर्मेशन लैब ने इन्वेस्टिगेट किया था। और बाकी भी बहुत सारी लॉबीज़ हैं इंडिया की जो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी इफेक्टिवली काम करती रही हैं। पाकिस्तान के पास फॉर्मल चैनल कौन से हैं? एक तो जाहिर है हम मीडिया के थ्रू उनके प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर रहे हैं, फिर हम डॉजियर दुनिया के सामने भी रख रहे हैं, मीडिया के सामने भी लेके जा रहे हैं। फॉर्मल चैनल्स पे क्या हम कर सकते हैं? कहीं कोई केस कर सकते हैं, कोई दरख्वास्त दे सकते हैं? दुनिया को कैसे एक्टिवेट करें? देखिए, जब किसी भी खित्ते में, किसी भी इलाके में कोई तसादम का खतरा होता है, कॉन्फ्लिक्ट की लाइकलीहुड होती है, तो वो फिर उसके लिए जो सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे बड़ा जो एक इदारा है, वो है सलामती काउंसिल। और सलामती काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल जो है, वो जो भी खतरा होता है पीस एंड सिक्योरिटी को किसी भी एरिया में, वो उसको वो टेकअप करती है। और सारे जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो मिलकर इस पे गौर व फिक्र करते हैं और फिर कोई लाए अमल इख्तियार करते हैं। तो जब अगस्त
5 को भारत ने जो 2 स्टेप्स लिए थे आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A खत्म करने के, तो उसके बाद सलामती काउंसिल ने 2 बार कश्मीर का मसला टेकअप किया और भारत के एक्शन को क्वेश्चन किया, और उसके बाद इसके फुल काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन उसमें हुआ ये कि वहाँ बैनुल अक़वामी सियासत भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी गंभीर होती है कि फ्रांस ने इसको अपोज किया, और फ्रांस ने अपोज इसलिए इसकी खिलाफ इसके एक्शन इसलिए लेना चाहा कि फ्रांस का राफेल का डील हो गया था भारत के साथ, और वो बहुत बड़ा एक मुआहदा था जिसके तहत भारत ने उनसे जहाज खरीदे। तो फ्रांस सियासी नुक्ते नज़र से उसने अपने मफाद में ये देखा कि भारत को इस वक्त एम्बैरस नहीं किया जाए, उसको मुश्किल में ना डाला जाए, तो इस वजह से ये मामला रुक गया। लेकिन फ्रांस इसको डेफिनेटली रोक नहीं सकता है, तो फॉर्मल चैनल में सिक्योरिटी काउंसिल में ये मामला आना चाहिए और जल्द आना चाहिए कि भारत खित्ते में जो गड़बड़ कर रहा है, एक अंदरूने मुल्क जो अक़लियतों के साथ ज़्यादतियां कर रहा है, जो कानून पास किए हैं जैसे CAA वगैरह, और 2 वो अपने अतराफ में मुख्तलिफ ममालिक से कॉन्फ्लिक्ट करने के फिक्र में नजर आता है, जैसे कि चीन के साथ लद्दाख में और पाकिस्तान के साथ कश्मीर के LOC पे, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो लाइन है। तो ये जो फॉर्मल चैनल है, ये इसको हमें एक्टिवेट करने की सख्त जरूरत है, और मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान को पूरी हमारी डिप्लोमेटिक कोशिश ये होनी चाहिए, सिफारती जुस्तजू हम ये करें कि हम इनको जल्द अज जल्द आमादा करें इस बात पे कि भारत को वो सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के एक्शंस को टेकअप करे। अभी वो सियासी कंसिडरेशंस के तहत वो लोग अभी तक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इस मामले में लगे रहना चाहिए। और अभी जो एक्सपोजर जिसकी बात की है, डिसइंफो लैब जो यूरोपियन यूनियन की है, उसके बाद डोसिए जो हमने प्रेजेंट किया है, और अब मैंने देखा है कि भारत के बारे में बाज़ मगरबी अखबारों में बहुत सख्त किस्म के आर्टिकल्स उसके पॉलिसीज के खिलाफ आने लगे हैं। ठीक है, अच्छा नकवी साहब, क्योंकि हमने जब ये आर्टिकल चेंज किए गए 35A का था और जो दूसरा आर्टिकल भारत ने चेंज किया, उसके बाद भी हमने देखा था कि पूरी दुनिया का मीडिया, बड़े से बड़े जो चैनल्स और अखबारात हैं, उन्होंने इस पे काफ़ी अग्रेसिव रिपोर्टिंग की थी और इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद बात करेंगे अपने मेहमानों से कि LOC के ऊपर जो इतनी ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और जो सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ हैं, इसके लिए हमारे पास जो दोनों तरफ से हमेशा मुआहदे होते रहे हैं, वहाँ पे कोई रिड्रेसल का भी फॉरम है, कहीं पे जाके इसको टेकअप किया जा सकता है, या सिर्फ ज़ाहिर है फॉरेन ऑफिस ने आज बुलाया था भारत की एम्बेसी के जो यहाँ पे सफारतकार हैं, उन्होंने एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करवाया है, और ये तो ज़ाहिर है एक फॉर्मल वो चीज़ है। बाकी क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं भारतीय जारहियत और पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब आया। अभी तक पाकिस्तान ने ये कहा जी कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, हमारी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। लोधी साहब, जैसे अभी नकवी साहब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो इंडिया के बारे में एक इमेज है अब दुनिया पे जो एक्सपोज हो रहा है इंडिया, शायद उसमें तब्दीली आ रही है, हम उसको कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं? पाकिस्तान हमेशा से, हम जब भी फॉरेन अफेयर्स के, डिफेंस के और सिक्योरिटी के मामलात के जितने भी एनालिस्ट को हम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हमेशा एक नुक्ता हर आदमी उठाता है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल
सारे फोरम्स के ऊपर लॉबी है वो बहुत इफेक्टिव नहीं रही या उतनी कामयाब नहीं रही जितनी भारतीय लॉबीज जो हैं वो हमें जिस तरह से नुकसान पहुंचाती रही हैं। तो अब हम, आपको लगता है कि सोशल मीडिया है, हमारी दुनिया के साथ हमारे राब्ते भी ज़रा बढ़ गए हैं तो हम ज़रा ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं? जी देखिए, इसमें बात यह है कि ये जो लॉबिंग है और जो डिप्लोमेसी है, ये हवा में तो काम नहीं कर सकती ना। ये काम करती है कुछ बुनियादों पर, आपका जो पोटेंशियल होता है उसकी बिना पर। मैं समझता हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो कंस्ट्रेंट है हमारे, उसके बावजूद दे हैव डन वेरी वेल। दो बातें आप देखिए कि नंबर एक कि जिस तरीके से कश्मीर का मसला और जिस तरीके से भारत को एक्सपोज किया है, मुख्तलिफ, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाता किन किन तरीके से, ये बड़ा अच्छा आप कारकर्दगी के तौर पे कह सकते हैं। दूसरा ये कि अब दुनिया को एक बात का पक्का मालूम है कि जो हुर्रियत की तहरीक चल रही है मकबूजा कश्मीर में, उसका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। अब कभी ये दो बातें ऐसी हैं जो कभी दुनिया नहीं मानेगी, अगर वो कोई कहे जी वहां पर दहशतगर्द है या पाकिस्तान उनकी हमायत कर रहा है, तो ये, तो मैं तो कहा करता हूँ, साहब नकवी साहब इसके एक्सपर्ट हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में दो ही बातें हैं, या तो आप लोगों को फायदा पहुंचाने की पोजीशन में हो या आप लोगों को नुकसान पहुंचाने का आप में पोटेंशियल हो। तो नुकसान पहुंचाने वाले जिम्मे में तुम आते नहीं है। तो फिर यह है कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, आप जो बाकी लोगों के दरमियान ब्रिज बन सकते हैं, जैसे हम अफगानिस्तान में अपना काम कर रहे हैं, जैसे हमने कोशिश की कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कोई बेहतर, आपको पता है किस जमाने में हमने अमेरिका और चीन के दरमियान ये किरदार अदा किया, और जो तजारत की चीज़ें हैं और जो मईशत की चीज़ें हैं, जो गुडविल है, इसको हमें एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है, आपका मसला हल करने के लिए बैरूनी दुनिया से कोई नहीं आएगा। वो आपकी थोड़ी बहुत हमायत कर सकते हैं, इखलाकी हमायत कर सकते हैं, आप अपना मसला हल करने के लिए एक फील्ड बना सकते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड बना सकते हैं, आप उसके लिए एनवायरनमेंट बेहतर कर सकते हैं। जो करना है वो आपको खुद ही करना होगा। एक चीज जहां तक तो बातचीत का मामला है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत के कामयाबी के इम्कानात इसलिए कम है कि एक मुल्क बहुत बड़ा है, एक मुल्क कदरे छोटा है कंपैरेटिवली, ऑल्दो वो हमारी जो पैरिटी है न्यूक्लियर वाली वो उसको अलग रख दे। तो ये हमेशा से जितना भी हमारा मामला शुरू से हुआ है, चाहे वो सिंतास का मामला था, 65 की जंग थी, 71 की जंग थी, जब भी मुआहदे हुए, इवन कारगिल वाले, हमेशा एक तीसरी पावर को अंदर आना पड़ा। कभी आपको ये नहीं मिलेगा कोई मिसाल जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने मिलकर कोई अपना मसला हल कर लिया हो। तो ये तो एक हिस्ट्री है, तो इसलिए ये तो हमें किसी और के को बताना पड़ेगा, यूएन को बताना पड़ेगा, अमेरिका को, चाइना को, रशिया को, यूरोपियन यूनियन को कभी आके देखे, हमारी मदद करें। तो एक तो ये है, लेकिन ये कि अगर उन्होंने कोई फिजिकल काम किया तो आपको अपने जोर बाजू से उनको दंदान चिकन जवाब देना पड़ेगा। बाकी ये जो आपने तमीज बांधी थी कि जी वो करते रहते हैं इस किस्म की बातें और हम आगे से जवाब देते रहते हैं, देखें बात ये कि हमारे तो सारे सिविलियन इस तरफ, हम तो उन सिविलियन पर नहीं कुछ कर सकते क्योंकि वहां भी हमारे बहन भाई मुसलमान कश्मीरी हैं। ये एक हमारी लिमिटेशन है। हम उनके मोर्चों में बैठे हुए लोगों को मारते हैं और उनके वो जो सुराख होते हैं ना जिसमें से वो देख रहे होते हैं, आप हैरान होंगी, हमारे स्नाइपर उसमें से उनके सर फोड़ते हैं, लेकिन वो चीजें सामने नहीं आ सकती, उनकी तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि वो और किस्म का एक्शन होता है। तो जवाब हमारी तरफ से जा रहा है और इसीलिए ये ज्यादा बुखलाहट का शिकार है कि किसी तरीके से पाकिस्तान काबू में नहीं आ रहा, किसी तरीके से उनके अंदरूनी मसाइल काबू में नहीं आ रहे, किसी तरीके से कश्मीर उनके काबू में नहीं आ रहा। इसीलिए, और वो जो मैंने पहले दो बातें की, इस बात के इम्कानात हैं कि वो छोटी मोटी शरारत करें, तो जो इसका जवाब जाएगा वो हमेशा के लिए उनके इसको बंद बांधेगा और कोई तरीका नहीं। ठीक है अमजद शुएब साहब, अफगानिस्तान में अमन के हवाले से भी जब बातचीत होती है तो वहाँ पर भी एक प्रॉक्सी भारत ने बनाई, जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, जितनी वहाँ की फ़ौज में पेनिट्रेशन उन्होंने की, जितनी उनके आपस में डिफेंस की कोऑपरेशन है, वो भी लोग उसको प्रॉब्लमेटिक समझते हैं। आपको लगता है कि दुनिया अब रियलाइज़ करने लगेगी, जैसे नकवी साहब कह रहे थे कि कुछ ना कुछ तो इस एक्सपोज होने से फ़र्क पड़ा है, मीडिया ने भी, जो इंटरनेशनल मीडिया पहले बहुत ज़्यादा उनके काबू में था, वो भी आज़ादी से रिपोर्ट करता है, अभी जैसे यूएन के मुबस्सरीन की गाड़ी निशाना बनी है, तो दुनिया को ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो दुनिया ये देखेगी कि इस पूरे खित्ते में अमन के लिए भारत को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। देखिए, इसमें बुनियादी चीज जो है वो तो अमेरिका की मौजूदगी थी, वहां पे नेटो, अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद थे और उनकी नजरों के सामने सब कुछ हो रहा था, उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन वो भारत को गालिबन नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और उधर उन्होंने
किसी और जगह उसको इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर अमेरिका पूरी तरह इंटरेस्टेड नहीं है अफगानिस्तान के अमन में, ये नहीं है, तो अफगान खुद तो होना चाहिए, उनको खुद सोचना चाहिए। ये मुझे अंदाजा होता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रिसेंटली विजिट करके आए हैं, लगता है कि कुछ रियलाइजेशन वहां पे पहले की निस्बत बड़ी है। क्योंकि पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं, एक तो बड़ी खुलूस नीयत पे हमने अपनी फेंस वगैरह लगा के तो अपने आप को तो महफूज करने का इंतजाम कर लिया था बड़ी हद तक, और करते जा रहे हैं। लेकिन ये जो अभी कोशिश हो रही है वो अफगानिस्तान के अंदर अमन के लिए हो रही है कि वहां पे एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बन जाए जिसमें सारे स्टेक होल्डर मौजूद हों। और हमने जिस तरह तालिबान को जैसे भी पुश किया, अपना इन्फ्लुएंस था नहीं था, फिर भी एक राब्ता रख के, तो हमने उनको गवर्नमेंट के करीब लाने की कोशिश की है। ये अगर अफगानी खुद समझ जाएं तो भारत के लिए वहां पे फिर यूं कार्रवाइयां करना मुश्किल होगा। और ये मेरा ख्याल है यही वो एक आंसर है, क्योंकि आज हुआ ये है, आज दिन तक ये होता रहा है कि भारत प्रोपेगेंडा करता रहा है और वहां पे कोई भी अगर कोई गड़बड़ हुई है अफगानिस्तान में तो उसका लिंक पाकिस्तान से बता दिया और वो आंखें बंद करके यकीन करते रहे। लेकिन अब खबरें जो है वो निस्बतन ज्यादा वाज़ेह आती हैं और पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम जो है वो नहीं दिया जाता। नकवी साहब, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसमें बड़ी वजाहत के साथ जो इंटरनेशनल लॉ की डोमेन है, उसका मैंडेट है, उस पर जो इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर का मामला है वो एक बड़ी क्लियर एग्जांपल है। आपको लगता है कि ये जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैं, इस हवाले से हमें कोई लीगल फॉरम्स भी अडॉप्ट करने चाहिए? जी हाँ, मैं इस पे आने से पहले मैं एक बात आपको ये कहना चाहूँगा जी जी, कि जो गुफ्तगू अभी हो रही थी कि ये देखें आप कि अब जो हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, वज़ीर आज़म की तकरीर भी हुई है कि हमने दुनिया को अलर्ट किया है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। और ये 2002 से, जबकि इंडिया में पार्लियामेंट का अटैक हुआ था, उस वक्त से लेकर वो मुंबई का अटैक हुआ, उरी का, पठानकोट का, जितने भी ले लें आप, सब में ये इंडिया ने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान इसके पीछे है। अब हमने दुनिया को अलर्ट कर दिया है कि आइंदा कोई ऐसी चीज होगी तो इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस मर्तबा वो लोग ये इल्जाम लगाने से गुरेज करेंगे या ऐसा करेंगे नहीं। तो ये बहुत अच्छी तंबी हुई है। अब जो आप ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात कर रही हैं, जी हाँ, कश्मीर के मसले के दो पहलू हैं। एक तो जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, जो यानी कश्मीर के रियासत स्टेट के बारे में जो एक तनाज़ा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। दूसरा ये है कि भारत जो कश्मीरियों के साथ ज्यादती कर रहा है, जो वहां पे जुल्म और तशद्दुद ढाया हुआ है, उसने लोगों के ऊपर इतना सख्त वो रिप्रेशन किया हुआ है, उनकी कम्युनिकेशन को काटा हुआ है। तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है वो जिनीवा कन्वेंशंस हैं इसके ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर। तो और यूएन काउंसिल ऑन ह्यूमन राइट्स भी एक बैठी होती है, परमानेंट बॉडी, उसकी रिपोर्ट भी आई है। तो इस पे हमें बहुत और कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज पे और आगाही बढ़ाई जाए और भारत के ऊपर ये बैनुल अक़वामी बरादरी का दबाव आना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स वहाँ के जो है उनका एहतराम किया जाए और उसकी पामाली ना हो। ये बहुत जरूरी है और ये कोशिश हम कर रहे हैं और भी इस पे लगे रहना चाहिए। एक और ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान ने भारतीय एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर से गिरफ्तार करके दुनिया के सामने रखे हैं। भारत जो है वो कभी कोई कबूतर पकड़ लेता है, कभी कोई तार पकड़ लेता है, कोई इस तरह की हरकतें करता है। तो अब हमें दुनिया में जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं और इस खित्ते में एक नए ब्लॉक की जो बात हो रही है जो कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, अफगानिस्तान उस पर कितना अहम है, कुछ इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जो खित्ते में नई, हम कह रहे हैं रीअलाइनमेंट का एक लफ्ज़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस खित्ते में नई एक ब्लॉक बन रही है या पावर शिफ्ट हो रहा है। तो अमजद शुएब साहब, पहले अगर आपसे ही मैं इस पर राय ले लूँ, आपको लगता है कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात इतने नॉर्मलाइज हो सकते हैं या रशिया चाइना की जो कॉपरेशन है वो उतनी बढ़ सकती है कि रशिया और इंडिया की कॉपरेशन का इम्पैक्ट कम हो जाए? ज़ाहिर है हम फॉरेन पॉलिसी में कहते हैं आप अंडू नहीं कर सकते किसी दूसरे के रिलेशनशिप को जो बायलैटरल होता है, लेकिन ये तीनों का जो ब्लॉक है, ये ट्रायो, आपको लगता है कि इसकी वजह से हमारे खित्ते में कोई बैलेंस ऑफ पावर दुरुस्त होगा, क्या होगा? देखिए, ये बिल्कुल मुमकिन है और इसके दो अवामिल हैं जो कि कार फरमा हैं। एक तो ये कि चाइना के साथ जो इनकी खटपट हुई उसकी वजह से भारत अमेरिका के बहुत करीब चला गया, क्वाड का हिस्सा बन गया, यानी एक अलायंस में आप चले गए हैं। तो ये रशिया भी देख रहा है, क्योंकि अमेरिका ने तो बड़ा वादे कह दिया कि अब उनके एडवर्सरीज जो है वो चाइना और रशिया हैं, और चाइना को फौरी तौर पे जो ऑन प्रायोरिटी डील कर रहे हैं वो इस वजह से कि उनकी इकोनॉमी बड़ी जल्दी इनसे आगे निकल जाएगी और ये उनको खदशा है। दूसरी चीज जो है वो रेलेवेंट है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में इस चीज के शवाहिद मौजूद हैं कि जो दाइश वगैरह थी वहां पे वो भारत की क्रिएशन थी, और भारत वहां पे नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में वो स्टेबिलिटी हो जो पाकिस्तान की फेवर में हो, लिहाजा वो तालिबान को उलझाना चाहता है दाइश वगैरह के साथ। दाइश, सारे खित्ते के ममालिक जो हैं वो इस पे मुत्तफिक हैं कि दाइश उनके लिए भी खतरा है। रशिया समझता है, ईरान समझता है, और यही वो वजह थी कि इन्होंने तालिबान की मदद करनी शुरू की और तालिबान के साथ रवाबत बढ़ाए। अब इस चीज में दाइश के खिलाफ पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ईरान ये एक पेज में है, और इनका एक तरह का अनडिक्लेयर्ड एक इत्तेहाद भी मौजूद है। इंटेलिजेंस की काफी ज्यादा इसके ऊपर मशावरत वगैरह होती रहती है। तो ये भी एक फैक्टर है जहां रशिया को और खित्ते के मुल्कों को ये नजर आएगा कि भारत के मफादात उनसे अलग हैं, लिहाजा भारत के साथ वो नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि भारत तो अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है। जैसे हम रोज स्पॉइलर की बात करते हैं, वो एक स्पॉइलर है। तो इस वजह से इसमें डिपेंड ये करता है कि पाकिस्तान कितना प्रोएक्टिव रोल अदा करता है। हमें इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना चाहिए अपनी डिप्लोमेसी के जरिए कि रशिया के साथ अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। पिछले दिनों अभी आपने देखा रशियन ट्रुप्स यहाँ आए हुए थे, एक एक्सरसाइज करके गए। पहले ये चीजें अनहोनी थी, ये बिल्कुल इधर रुख नहीं करते थे वो, और भारत की वजह से वो हमें बिल्कुल किसी भी चीज में वो एंटरटेन नहीं करते थे। लेकिन अभी है कि हमारे भी ट्रुप जाते हैं वहां पे, फिर शंघाई कोऑपरेशन में आप उनके साथ हैं। तो इस वजह से सूरत हाल बहुत बदल चुकी है, जहां पे अगर हम मेहनत करें तो रशिया के साथ बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर की जा सकती है और भारत को मुकम्मल तौर पे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है इस रीजन। नकवी साहब, आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान जिस तरीके से जो अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी और पीस हो रहा है और वहाँ पे तालिबान का जो स्टेक है, और जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर बड़ा रिलाय कर रही हैं वेस्टर्न फोर्सेस भी कि भाई पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे काफ़ी उसका इन्फ्लुएंस है, तो आपको लगता है कि ये जो नया ब्लॉक है इसमें पाकिस्तान बेहतर तरीके से अपनी पोजीशन ले रहा है और उस पर हमें फ़ायदा क्या हो सकता है इंडिया की सिचुएशन में? जी हाँ, देखिए, अव्वल तो ये जो अफगानिस्तान का मामला है, रूस और चीन को इस बात का एहसास हुआ कि ये जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत मुज़िर है कि अफगानिस्तान में इस तरह की बदअमनी कायम रहे, और इस वजह से वो भी अब इसको सपोर्ट करते हैं कि जल्द वहाँ पे अमन कायम किया जाए। अच्छा, जो अमेरिका ने जो स्कीम बनाई थी बॉन कॉन्फ्रेंस में जो 2002 में, वो उसमें दो जो स्टेक होल्डर्स बहुत अहम थे हैं, वो पाकिस्तान और तालिबान दोनों नहीं थे उसमें, और वो हुकूमत उन्होंने बना दी और फिर इलेक्शन कराए और उनका एक आईन बनाया और सब कुछ। लेकिन अब ये सारी चीज़ें मुज़ाकरात के टेबल पे आ गई हैं और ये सब डिस्कस होंगी, और इसमें रूस और चीन भी एक अहम दिलचस्पी रखते हैं। वो बराह रास्त उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं, और इस खित्ते का अमन अब एक तरह से रीजनल लेवल पे कंसिडर हो रहा है, और वहाँ पाकिस्तान का बहुत अहम रोल भी एक्सेप्ट किया है। अमेरिका ने तो किया ही है, रूस और चीन भी करते हैं,
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर इस चीज को हम किस हद तक कामयाबी हासिल करें तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि नए पावर ब्लॉक्स, तो आप सही कह रही हैं कि नया पावर ब्लॉक बन रहा है, लेकिन इसको कोई बहुत रिजिडली हमें इस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये आजकल दुनिया बहुत ओपन है, यानी कि रूस के भारत से बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन रूस हमारे साथ भी दोस्ती कर रहा है। जी, मैंने इसीलिए वो मेंशन भी किया था कि जाहिर है उनकी अपनी बड़ी कोऑपरेशन है डिफेंस में स्पेशली। चीन की पाकिस्तान से दोस्ती है, मगर चीन इंडिया से भी ताल्लुकात रखता है। अमेरिका पहले पाकिस्तान का बहुत करीबी एलाई था, अब वो इंडिया से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है। तो अब ये सब कुछ बहुत एक तरह से फ्लेक्सिबल हो गया है, और हम सब तरफ हमें अपना एक रोल, मुस्बत रोल अदा करना चाहिए। सही। लोधी साहब, डिफेंस की जो सारी सूरत हाल है, जाहिर है पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक अपनी इम्पोर्टेंस भी है, चाहे वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की सूरत हाल हो, चाहे वो इंडिया के साथ हमारे बॉर्डर की सूरत हाल हो। आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया ने जो मुआहदे LOC के ऊपर किए हुए हैं, वो हम कहीं और भी जाके उन पे बात कर सकते हैं, या ये बायलैटरल मामलात हैं और इसमें वो जो हॉटलाइन के SOPs हैं उन्हीं को देखते हुए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए? जी, मैं एक सिर्फ बात वो रिलेशनशिप के बारे में कर दूं, और मैं आपको दो छोटी छोटी मिसालें दे दूं कि आप चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात देख लीजिए कि वो उनके किस कदर कशीदगी है, लेकिन वो सबसे बड़े पार्टनर भी हैं जहां तक इकोनॉमिक ट्रेड है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अजरबैजान के सिलसिले में तुर्की और इसराइल एक तरफ थे और रूस और कुछ और ममालिक दूसरी तरफ से। तो ये आम है, मल्टी लेयर्ड होते हैं ताल्लुकात के, आप जहां अपना इंटरेस्ट देखते हैं बावजूद और जगह टेंशन के ये चलता रहता है। ये जो आप बात कर रही हैं, ये जो हमारे मुआहदे हैं इंडिया के साथ जो बायलैटरल है, साफ ज़ाहिर है वो तो बायलैटरल है, लेकिन उन्होंने तमाम जो बायलैटरल मुआहदे हैं उनको बाला ताक रख के उनको फेंक दिया है। मतलब शिमला मुआहदे की क्या हैसियत रह गई है इसके बाद, जबकि आए रोज जब उन्होंने उसका स्टेटस भी बदल दिया, वो शिमला मुआहदे के तहत नहीं बदल सकते थे। 370 की बात मैं कर रहा हूँ, 35A की बात मैं कर रहा हूँ। आए रोज जो हमले करते रहते हैं, तो ये बायलैटरलिज्म तो इट हैज नॉट वर्कड, और इस वक्त बायलैटरलिज्म इज ऑफ। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, तो वो कहते हैं जी हम बातचीत नहीं करते, उनका और टॉपिक है बात करने का, हमारा और टॉपिक है बात करने का। तो आई थिंक बायलैटरलिज्म इज ऑफ। अभी जो ले दे के रह गया, वो हमारे पास जो एंकर है वो UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं वो हैं, और जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं इंटरनेशनल लॉ के पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद नेबरिंग कंट्रीज, वो आप उसको इन्वोक कर सकते हैं। और दूसरा, ये लॉफेयर के फील्ड में ये जो कुछ हो रहा है, जैसे अभी हमने फोल्डर बनाया उस पर हम कर भी रहे हैं, और जैसे आप कह रही थी जो सिविलियंस आए दिन हमारे शहीद होते रहते हैं, उसके ऊपर हम मजीद इस पर आगे लेके जा सकते हैं। तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि वी आर कंस्ट्रेंड कि हम सिर्फ आपस में ही बात करें, बिकॉज बात इस वक्त हो नहीं पा रही। तो हम इसको हमें लेकर जाना चाहिए, और लेके जा भी रहे हैं मुख्तलिफ उसमें। लेकिन एक बात मैं ऐड करता चलूं, वो ये है कि जब हम रिसेंट हिस्ट्री को देखते हैं, और जब मैं रिसेंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो उसमें आप सीरिया को ले लीजिए, उसमें आप यमन को ले लें, उसमें आप अफगानिस्तान को ले लें, उसमें और ममालिक को ले लें, लीबिया वगैरह, कि आजकल ये जो आम बात की जाती है ना कि जी हर चीज का हल जो है वो बातचीत में है, ये एक फैलेसी है। बातचीत होती है जब हालात बातचीत के काबिल होते हैं, उससे पहले बहुत सारे अवामिल बातचीत की टेबल पर लाने के लिए जरूरी होते हैं जी। तो अब जो फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में बातचीत हो रही है, आपका क्या ख्याल है कि ये वॉलंटरली बातचीत हो रही है? जब दोनों साइडों ने देखा कि स्टेटस को हो गया है और एक स्टेलमेट पैदा हो गया और अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, जी, और वो तब भी जाके 4 दिहाइयां खून बहाने के बाद। तो जब तक आप हिंदुस्तान को ये बावर नहीं करवाएंगे अपने एक्शन से, पॉलिटिकल एक्शंस, डिप्लोमेटिक एक्शंस, लॉ के एक्शंस, मिलिट्री एक्शंस, जब तक इन सब की कॉम्बिनेशन हिंदुस्तान को इस नहज पे नहीं लाएगी कि एक स्टेलमेट पैदा हो जाए और वो जो अपनी सुपरियॉरिटी जिसको समझते हैं वो कन्विंस हो जाए कि वो सुपरियॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तब बातचीत होगी मेरी बहन, तब बात आगे बढ़ेगी। लोधी साहब, ये उससे बहुत अभी ही हम दूर हैं, उसके लिए हमें बहुत कुछ करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है जी। इसी बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ते के ऊपर प्रोग्राम में कंक्लूड करूंगी। और पाकिस्तान बारहा ये कह चुका है कि हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, नईम खालिद लोधी साहब और सर अली सरवर नकवी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी।
ये एक डिस्कोर्स है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में। सबसे ज़्यादा जो भारत कोशिश करता रहा, पाकिस्तान को मुलायन करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब वो अपने ही ट्रैप में खुद फंसता चला जा रहा है। वो झूठ का जो कारोबार था, जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारत ने बिछाया हुआ था, वो भी एक्सपोज हो गया। भारत की इंटेंशंस भी एक्सपोज हो गई। भारत ने जो 370 और 35A को ख़त्म किया, वो भी दुनिया ने देखा कि भारत जो है वो अपनी ही मस्ती में, और उसको लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ गैर कानूनी, गैर आईनी चीज़ें, गैर इंसानी चीज़ें, वो सब जायज़ है। लेकिन आखिर कब तक? आज के लिए इतना ही जी, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।